और आपकी खामोशी उनको इस बात की ताकत देती है। वो कहते क्या फर्क पड़ता है, जब इनके लोग इनके साथ नहीं है तो कुछ भी करो। तो जब आप ये ऐसा बिहेवियर करते हैं तो उसका नतीजा यह होता है कि बर्मा एक छोटा सा देश है और वहां पे अहिंसावादी लोगों की सरकार है। बौद्ध धर्म में तो हिंसा है ही नहीं, उनका तो बिलीफ यही है कि अहिंसा उनका सबसे बड़ा मंत्र है। क्या वजह हुई कि साहब बर्मा के अंदर रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों ने उन लोगों को जिनका जीवन पद्धति, जिनका सोचना उठना बैठना ही अहिंसा था, उनको हिंसक बना दिया? किन लोगों को चाहिए था निजाम मुस्तफा बर्मा में, जो कहते थे हम इस्लाम की हुकूमत नाफिज करना चाहते हैं? तो उन लोगों ने बड़ा समझाया उनको, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। वो अहिंसक लोग ने एक दिन हथियार उठा लिया, और जब हथियार उठाया तो जो निजाम मुस्तफा वहां स्थापित करना चाहते थे वो फ्रांस भाग रहे हैं, वो जर्मन में भाग रहे हैं, वो भारत में शरण ले रहे हैं। तो हमारे देश में जब रोहिंग्या मुसलमान आया तो हमारे हर शहर में, दिल्ली में, बंगाल में इतने बड़े बड़े जुलूस निकले और कहा कि रोहिंग्या हमारे भाई हैं, उनको यहां बसाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की भी आत्मा जाग गई, सुप्रीम कोर्ट भी ह्यूमन राइट्स की बात करने लगी, मानवता की बात करने लगी। अब आपके रोहिंग्या जो हैं इस देश में बसे हुए हैं। और उस सबसे ऊपर कमाल की बात देखिए कि रोहिंग्या बर्मा से 300 किलोमीटर दूर चल के वो जम्मू में पहुंच गया, और जिस जम्मू में भारत के नागरिक को नागरिकता नहीं मिल सकती, मुझे नहीं मिल सकती, आपको नहीं मिल सकती, 7.5 कश्मीरियों को नहीं मिल सकती क्योंकि वो हिंदू हैं, उसके बावजूद भी वो रोहिंग्या आज की डेट में जम्मू में 98,000 हैं। ये कोई 50 साल बात नहीं, 10 साल के अंदर हुआ है। और उनके पास राशन कार्ड भी है, उनके पास आधार कार्ड भी है, उनको मकान भी दिए जा रहे हैं। तो इस देश में 2 निशान 2 प्रधान की बात हमने बहुत सुनी थी, लेकिन पूरी की पूरी एक स्टेट जो ये क्लेम करती है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया हुआ है हमारे केस के सिलसिले में कि जम्मू कश्मीर राज्य जो है मुस्लिम बहुल राज्य है, वहां 70% मुसलमान रहते हैं, लिहाजा यहां पे माइनॉरिटी कोई नहीं होती है। 70% वहां मुसलमान हैं, बाकी डोगरा हैं, सिख हैं, हिंदू हैं। तो वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि यहां कोई माइनॉरिटी रहती है। तो उनके संविधान के हिसाब से माइनॉरिटी भी मुसलमान है। तो तीसरा फ्रॉड देखिए कि भारत सरकार जो यहां से पैसा भेजती है, जो माइनॉरिटी को पैसा जाता है, वो पैसा भी 70 साल से खा रहे थे। हमने इसको भी चैलेंज किया, हमारे मित्र हैं अंकुर शर्मा, उन्होंने चैलेंज किया वहां कि साहब ये राज अजीब राज है, यहां 70% मुसलमान हैं। हिंदुस्तान के हर राज्य के अंदर माइनॉरिटी को बताया गया है कि यहां पर माइनॉरिटी मुसलमान है, यहां हिंदू है, मान है, यहां पंजाब में माइनॉरिटी हिंदू है, लेकिन माइनॉरिटी के अधिकार थोड़ी बदल जाते हैं कोई, वहां माइनॉरिटी कमीशन भी नहीं है। तो 70 साल से वो ईमानदार कश्मीरी, वो समझदार कश्मीरी माइनॉरिटी का पैसा खा रहे थे और कहने लगे कि हमारे संविधान में तो माइनॉरिटी का मतलब है मुसलमान। कितने भोले लोग हैं वो। इस पे भी केस चल रहा है। तो हमारी स्थिति यह हो गई है कि हम बातें तो बहुत करते हैं, भारत माता की जय भी बहुत होती है, लेकिन भाई भारत माता की जय कहने से भारत माता सुरक्षित नहीं होगी। भारत माता की जय कहने से सुरक्षित जब होगी जब इस देश के अंदर इंटेलेक्चुअल आतंकवाद का आप सामना करेंगे, पॉलिटिकल आतंकवाद का सामना तय करेंगे आप। हम उसके से आंखें फेर लेने से बात नहीं बनेगी। नहीं नहीं नहीं, ये इशू नहीं है, इस पे अभी बात नहीं करते, ये आज की बात नहीं है, बात की देखेंगे, कल देखेंगे। लेकिन इस देश की सरकारों का अरबों खरबों रुपया तो इसी पे खर्च हो रहा है। आप सब खबरें पढ़ते हैं, देखते हैं, 3 दिन में 2 फौजी कश्मीर में मारे जाते हैं। एवरेज आ रहा है कि कश्मीर में 2 फौजी या तो वो भारत जो वहां के लोग हैं उनके हाथों मारे जाते हैं, या पाकिस्तान के आए टेररिस्ट से मारे जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर लोग नहीं सोचते कि यार 2 फौजी, किसी ना किसी घर का बेटा मर रहा है, और वो फौजी में उस मां ने जिसने अपने बेटे को भेजा होगा, वो इसलिए नहीं भेजा था कि हिंदुस्तान के लोग जिन्हें आप मासूम कहते हैं, भटके हुए कहते हैं, जिन्हें कहते हैं ये इनोसेंट लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनके पत्थरों से मारा जाए। उस मां ने अपना बेटा इसलिए नहीं भेजा था, उसने दुश्मन से लड़ने के लिए भेजा था, बॉर्डर पे लड़ने के लिए भेजा था। लेकिन ज्यादातर आपके फौजी इंटरनल डोमेस्टिक जो आतंकवाद है, जो इस्लाम के नाम पे कश्मीर में चलाया जा रहा है, उससे मारा जा रहा है। लेकिन इस पे डिबेट नहीं होती, इस पे बातचीत नहीं कोई करता, इसके बारे में कोई बताना नहीं चाहता। तो मेरा कहना यह है कि आप किस चीज को चैलेंज मानते हैं? गरीबी, भुखमरी, ये तो दुनिया में सब जगह है भाई। क्या अमेरिका में भुखमरी नहीं है? लेकिन क्या अमेरिका को जरूरत पड़ी थी कि एक घटना मात्र हुई थी उसके यहां, उस पर डिबेट हो सकती है कि वो कैसे हुई, क्यों हुई और कौन उसके पीछे था। 9/11 हुई, उनको लगा कि किसने किया है, उन्होंने 2 देशों को खत्म कर दिया।
कोई यूएनओ वीएनओ से नहीं पूछा, कोई सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं पूछा, उन्होंने किसी की चिंता नहीं की और खत्म कर दिया उन्होंने। दोबारा हमला नहीं हुआ। यह बात कि इस सरकार के आने के बाद 4.5 साल में भी हमने हिंदुस्तान में कोई धमाका नहीं देखा। नहीं तो हिंदुस्तान में भी बड़े धमाके होते थे भाई। कभी कोई कोयम्बटूर में करता था, कोई अजमेर में करता था, कोई मालेगांव में करता था। तो आपकी विल होनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि हमारे यहां एक बड़ा संकट यह है कि समाज हमारा इतना भोला है कि हम सरकारें चुनते हैं और फिर सरकार को काम दे देते हैं कि आपको यह करना है, और फिर उसके बाद चद्दर तान के सो जाते हैं। हम फिर पूछते नहीं हैं। तो जब आप चद्दर तान लेते हैं तो वो भी पीठ मोड़ लेते हैं, वो अपने और कामों में लग जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि जो समाज जागृत नहीं होता, जो समाज अपने राइट को नहीं जानता, अपने अधिकार को नहीं जानता, अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता, उन्हें फिर वही नेता मिलते हैं जैसे पिछले 70 साल में हमें मिलते रहे। अगर समाज जागृत हो जाएगा, आप समाज को सही सही बातें बताएं, इतिहास की बताएं, वर्तमान की बताएं, कल जो घटी है वो घटना बताएं, और उन घटनाओं से वर्तमान में क्या हो सकता है, कैसे हमारी जीवन इफेक्ट हो रहा है उससे, जो हमको अनकॉन्शियसली पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन हर दिन इफेक्ट हो रहा है उस पर हमारे ऊपर। हम साइकोलॉजिकली कांस्टेंट एक टेंशन में रहते हैं। हमारे देश में आपको याद होगा कि आपके शहर में ईद का दिन हो, दिवाली का दिन हो, अक्सर ये शब्द सुनते सुनते, और मीडिया में हूं तो उसको लिखते लिखते थक चुका हूं मैं, कि दिवाली की रात से एक दिन पहले होगा कि स्थिति नियंत्रण में है, तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। और जब ईद और दिवाली निकल जाती है तो फिर आएगा कि आज ईद शांति ढंग से मनाई गई। अरे ईद हो, दिवाली हो, ये जो पीस है, ये नेगेटिव पीस क्यों है? ये 24 घंटे के लिए चिंता क्यों है? ये कांस्टेंट क्यों नहीं है कि आपको ये अनाउंस ही ना करना पड़े कि आज दिवाली है, होली है, अलर्ट जारी कर दिया गया है, आतंकवादी हमला हो सकता है। हम 70 साल से यही सुन रहे हैं भाई। हम ईद मनाएं या आतंकवादी को देखें कि वो कहां से आएगा। तो हमने बड़ी जो पीस भी खरीदी है ना, वो बड़ा पीस मील में खरीदी हुई है कि बस आज का त्योहार निकल गया, आज की रैली निकल गई। वो कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान की पीस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं? आप उनको समाप्त क्यों नहीं करते भाई? वो कोई हो, ये अप्रोच हमारी क्यों नहीं होती है? इसलिए मुझे लगता है कि हम बड़े, जिसे कहते हैं ना कि हम कांस्टेंट एक ऐसी पोजीशन में है। हो सकता है कि नागपुर बड़ा शांति का जगह हो, लेकिन जिस राज्य से मैं आता हूं उस राज्य के अंदर हालात बेहतर नहीं है। बिहार में हालात बेहतर नहीं है। बंगाल के अंदर एक जगह है कूच बिहार, उसके पास एक जगह है, वहां कैंप लगे हुए हैं बांग्लादेश बॉर्डर पे। अब ये बात क्या देश के लोगों को, नेताओं को नहीं पता होगी? आईबी को नहीं पता होगी? ये रॉ को नहीं पता होगी जो मुझे पता है? मैं तो यही काम कर रहा हूं। वहां कोई 20 कैंप लगे हुए हैं। कूच बिहार का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, उसके जो सामने बॉर्डर पड़ता है बांग्लादेश का, उसमें 20 कैंप हैं। मैं होके आया हूं उसमें। न मुझसे सरकार ने पूछा कि तुम उधर कैसे गए और इधर कैसे आए। ये बात अलग है कि मैंने अपने 2-3 डीजीपी मित्र थे, उनको बता दिया था। उन 20 कैंप के अंदर क्या हो रहा है? वहां रोहिंग्या मुसलमानों को लाया जाता है। 15 से 20 दिन तक उनको हिंदी सिखाई जाती है, बंगला भाषा सिखाई जाती है, और फिर वो तारों के नीचे से आ जाते हैं। कल की खबर है 200 मकान रोहिंग्या मुसलमानों को बना के बंगाल सरकार ने दिए, जो अभी तक इल्लीगल है। तो आपको पाकिस्तान से, अमेरिका से खतरा नहीं है। इस देश को तोड़ने के लिए 50% से ज्यादा इस देश की आबादी लगी हुई है, उनके एजेंडे लगे हुए हैं। हम उस बात को जब तक इग्नोर करते हैं, जब तक कोई बड़ा धमाका ना हो जाए, बड़ी घटना ना हो जाए कि अच्छा ऐसा हो गया। इसी के चलते वो रोहिंग्या 300 किलोमीटर से चल के जाके जम्मू कश्मीर में बस जाते हैं, और जो वहां वो काम कर रहे हैं वो सबको पता है। उनको क्यों बसाया जा रहा है ये भी सबको पता है। तो फिर कौन सी तरीके से ये देश सुरक्षित है भाई? सेना तो बेचारी अपना काम करेगी, लेकिन सेना को तो आपने कहा नहीं कि जो घुस रहा है इल्लीगल उसको मार दो, उसको तो आप परमिशन नहीं देते। तो ये जो इतना बड़ा इन्फ्लक्स है, जिसमें 5 करोड़ जो बांग्लादेशी मुसलमान है वो पहले ही रह रहे हैं दिल्ली में, सारे शहर में फैले हुए हैं, सारे काम करने वाले, छोटे छोटे मीनियल काम करने वाले वो लोग हैं। वो जब रिएक्ट करते हैं जब कोई घटना घट जाती है, और फिर आपकी मजबूरी ये होती है कि आप उनको क्या करें, कैसे रोकें। तो आप उसको रोक नहीं पाते हैं, फिर आप कहते हैं भाई ठीक है अब इनको एक्सेप्ट कर लो। तो सन 47 में जो कुछ इस देश के साथ हुआ, उसके बाद से हमने क्या सीखा?
हमने नहीं सीखा। ये रोहिंग्या मुसलमान बांग्ला पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? ये सऊदी अरब क्यों नहीं जाते? ये ईरान इराक क्यों नहीं जाते? ये भारत में क्यों आते हैं भाई? और तब से तो उनको बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, जब इस देश का एक मक्कार और मुनाफिक, मैं जितने उसके लिए शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं बुरे में करता रहा हूं, वो मेरी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रह चुका है, इस देश के माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन रह चुका है, ईरान में राजदूत रह चुका है। ईरान में जो उसने किया वो पूरी दुनिया को पता नहीं है और सार्वजनिक कहने की मैं उसकी जरूरत नहीं समझता हूं। वो आदमी 2 बार भारत का उपराष्ट्रपति रहता है, लेकिन जिस दिन कुर्सी से उतरता है उस दिन कहता है कि मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है। यार ये मक्कारी नहीं है, ये देश के साथ गद्दारी है भाई, कि आप भारत के उपराष्ट्रपति के पद से एक दिन पहले उतरते हो और फिर ये स्टेटमेंट देते हो पूरी दुनिया में क्या भारत की छवि तुम बना रहे हो भाई? जब तक इस देश की सत्ता और व्यवस्था से तुमने जितना मजे लूटने थे लूटे, जितने बड़े पदों पे बैठना था बड़े बैठे, और उतरते ही तुमने भारत को गाली दे दी।